उसके लिए एक मीडिया चाहिए। हेलो। ये सर। साउंड वेव जो है एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल कर रहा है। मान लेते कि ये स्पीकर है और ये लिसनर है। लिसनर मीन्स कि सुनने वाला, और स्पीकर का मतलब कि यहाँ से वॉइस क्रिएट हो रहा है, साउंड जनरेट किया जा रहा है। तो इस जगह से इस जगह तक पहुंचने के लिए उसको सब एट फर्स्ट मीडिया चाहिए। वैक्यूम की बात करें तो ये कभी नहीं सुन पाएगा। अगर बीच में स्पीकर और लिसनर के बीच में वैक्यूम क्रिएट किया जाए तो नहीं सुन पाएगा। इसीलिए मून पर अगर बगल बगल में भी खड़े और चिल्लाकर भी कोई अगर लाउडली भी बोल रहा है तो भी उसके कान तक आवाज नहीं जाएगी, इसलिए कि मून पे वैक्यूम है और मीडिया के अभाव में यहां से लिसनर तक आवाज नहीं पहुंच पाएगी। तो हमारे कान और स्पोकर जो स्पीक कर रहे हैं दोनों के बीच में मीडिया, यहाँ पे अर्थ की बात करते हैं तो एयर है। इसी मीडिया से हम लोग सुन पाते हैं। अब पार्ट्स ऑफ हियरिंग, उस पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा पार्ट हियरिंग के लिए जिम्मेवार है। पहला आता है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा मिडिल ईयर एंड तीसरा इंटरनल ईयर। हियरिंग के लिए तीन अलग अलग कान का तीन पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। ये तीनों अलग अलग रिस्पॉन्सिबल है। हम एक्सटर्नल ईयर से बात करना शुरू करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना रखे हैं ये एक्सटर्नल ईयर का है। एक्सटर्नल ईयर में आउटर जो हमें नजर आता है ये हमारा पिन्ना है, और अंदर में एक ट्यूब करीब करीब 1 इंच के अप्रॉक्स में एक ट्यूब है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। पिन्ना आउटर साइड कान, जिसको हम कॉमनली पकड़ते हैं कि ये कान है कान है, तो उस कान को हम लोग साइंटिफिकली नेम पिन्ना के नाम से जानते हैं, पिन्ना या ऑरिकल्स। और इसका काम है आवाज को, जो साउंड वेव आ रहा है उसको ग्रैस्प कर लेना और ग्रैस्प करके पकड़ के इसको इस ट्यूब, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस ट्यूब की दिशा में मोड़ देना साउंड वेव को। अगर कहीं से आवाज आ रही है तो ये आवाज यहाँ से टक्कर होने के बाद ये इसका स्ट्रक्चर ही कर्व ही ऐसा होता है कि साउंड वेव को अंदर की ओर इस ट्यूब की दिशा में ये मोड़ देता है। बाय द वे ये मान के चलते हैं किसी का ये कान हम आउटर पिन्ना को काट कर हटा देते हैं, इसको पूरी तरह से काट कर हटा देते हैं। तो काट कर हटा तो जरूर देंगे, तो ऐसा नहीं कि काट के हटा देने के बाद वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि सुनने का काम इंटरनल ईयर से होता है। एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर अलग अलग रोल प्ले करते हैं, उसमें पिन्ना का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, ये सिर्फ आवाज को कंजर्व करके इस दिशा में मुड़ रहा है। इसे काट देने के बाद भी हम आवाज को बहुत बेटरली सुन पाएंगे, लेकिन यह पता नहीं कर पाएंगे कि आवाज किस दिशा में आ रहा है। सुन तो पाएंगे आराम से, आवाज चली जाएगी कान में, लेकिन ये नहीं पता कर पाएंगे कि आवाज किस दिशा, उसका डायरेक्शन किस तरफ से है। हमारे पोस्चर के हिसाब से किधर से आ रहा है, दाएं से आ रहा है, बाएं से आ रहा है, ऊपर से नीचे से आ रहा है, ये हम डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। और अभी भी रामायण में अभी अगर देख रहे होंगे तो शब्द वेदीवान, अभी बात चर्चा चली थी शब्द वेदीवान जो महाराज दशरथ चलाते हैं, तो शब्द वेदीवान का मतलब होता है कान में जो आवाज टक्कर होके जा रहा है तो कान से ही वो डिसीजन ले लेते थे कि आवाज एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है, और उस आवाज के आधार पे बिना देखे वो तीर को चला दिया करते थे। तो ये बिना पिन्ना का पॉसिबल नहीं है।
सुन पाएंगे, लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है हम जान नहीं पाएंगे। अदरवाइज ये हमारा एसेसरी ईयर में आता है। एसेसरी का मतलब इसको हटा भी देंगे तो सुनने में कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। अब पिन्ना से अंदर की ओर, कान के अंदर की ओर जाते हैं तो करीब करीब 1 इंच, अप्रोक्स 1 इंच लंबा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के नाम से जान रहे हैं। ये ट्यूब ऐसे अगर बात करते तो ऐसे सीधा नहीं है, ऐसे कर्व स्ट्रक्चर है, इस ढंग से कर्व स्ट्रक्चर है, एंटेरो पोस्टीरियरली ऐसे करके कर्व है। कि साउंड वेव आएगा तो ऐसे करके तिरछा आएगा, तिरछा होने के बाद इस तरह से उस दिशा में मुड़ेगा। लेकिन अगर कान को, पिन्ना को हम बाहर की ओर खींचे, तो जैसे ही बाहर की ओर खींचेंगे तो ये अपने आप ट्यूब सीधा हो जाएगा, और फिर पिन्ना को हम छोड़ देते तो फिर वापस ऐसे करके ये टेढ़ा हो जाएगा। और ये कर्व स्ट्रक्चर है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। जहां पर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स खत्म हो रहा है वहां पर एक ढक्कन, डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है। इसी को हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं और डायाफ्राम बोलते हैं। इसको कान का पर्दा हम लोग बोलते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में कान की पर्दा की बात कर रहे हैं। तो इस पिन्ना के अंदर करीब करीब 1 इंच एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे डायफ्राम, एक पतला सा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग ईयर ड्रम और डायफ्राम के नाम से जानते हैं। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स पूरा का पूरा सरफेस एरिया सीविशियस ग्लैंड से ढका हुआ है। सीविशियस ग्लैंड का मतलब वाइल, वाइल का सिक्रेशन करता है, और पूरे ट्यूब को वाइली बैक्स लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे करके ढक के रखता है, और पिन्ना को भी ये बैक से ढका हुआ रहता है। कोई इंजुरी या कोई छोटा सा कीट पतिंगा अंदर चला जाता है, ये बैक्स में चिपक के यहीं पर रह जाएगा और डायफ्राम को परफोरेट करके अंदर की ओर नहीं जा पाएगा, इंटरनल ईयर या मिडिल ईयर की तरफ ही नहीं जा पाएगा, यहीं पर रुक लेगा। और ये बैक्स लगातार 24 घंटा हल्का बनता रहता है, और धीरे 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 ये बैक्स काफी मोटा हो जाता है। तो मोटा हो जाने के बाद साउंड वेव इधर से इधर जाने में थोड़ी डिफिकल्ट होती है, फिर बैक्स को साफ करना पड़ता है, सिरिंजिंग जिसको बोलते हैं मेडिकल में, सिरिंजिंग करना, या साधारण बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि कान साफ करवा रहे हैं। तो कान साफ करा रहे हैं तो यही जो बैक स्पोर्ट यहाँ पे जम जा रहा है ना, धीरे धीरे उसको वहां से रिमूव कर लेते हैं, हटा देते हैं। जब हटा देंगे तो फिर से डायफ्राम और इन्वायरमेंटल एयर दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट इजी हो जाएगा। ये इतना स्ट्रक्चर हमारा एक्सटर्नल ईयर के अंदर में आता है। मुख्यतः अगर बात करें तो पिन्ना की बात करेंगे या ऑरिकल्स, एंड दूसरा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स की बात करेंगे। डायफ्राम की बात न तो एक्सटर्नल ईयर में पढ़ते हैं न मिडिल ईयर में, ये दोनों के बीच का सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है। ये मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच में वो पर्दा है, एक डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है कि दोनों को सेपरेट करके रखता है। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है तो पूछ लीजिए। क्लियर है यहां तक? अब एक्सटर्नल ईयर के बाद हम मिडिल ईयर पर बात करेंगे। वहां डायफ्राम पर लाके खत्म किए थे, तो आगे का स्ट्रक्चर से डायफ्राम से ही हम आगे ले जाएंगे। ये बाहर वाला एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और ये डायफ्राम। आप पढ़े होंगे बोन में, या आगे हम बात करेंगे, बोन ईयर में 3 अलग अलग छोटे छोटे बोन होते हैं। वो होता है मैलस, इंकस एंड स्टिप्स।
ये तीनों ईयर बोन है, काफी छोटे होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स बॉडी का स्टेप्स ही होता है। तो मैलस, इंकस एंड स्टेप्स 3 बोन है जो कान के अंदर में रहते हैं, और ये तीनों सुनने के लिए बहुत जरूरी है। तीनों में से एक को भी रिमूव कर लेंगे तो सुन नहीं पाएंगे। और मैलस, इंकस, स्टेप्स मिडिल ईयर से इंटरनल ईयर, माने यहां से शुरू होके इंटरनल ईयर तक जाकर वो खत्म होगा। ये जो स्ट्रक्चर है वेस्टिबुली, वेस्टिबुली का मतलब है कि एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है हमारा मिडिल ईयर। डायफ्राम के बाद ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर जाता है, और इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स में वैकेंट है, कुछ भी चीज नहीं है। 2 छोटे छोटे ट्यूब यहां से निकलते हैं। एक का नाम है यूस्टैकियन ट्यूब या कनाल, यूस्टैकियन कनाल। और एक दूसरा यहाँ पे बॉक्स लाइक और छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड ऑडिटस। मिडिल ईयर में डायफ्राम के बाद ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ओपन बॉक्स है। इस बॉक्स में ये वैकेंट प्लेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ कुछ नहीं था वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं, खाली है। इसमें एट फर्स्ट 2 ट्यूब्स हैं। एक ट्यूब का नाम है यूस्टेकियन ट्यूब जो नीचे की ओर आ रहा है, और एक ट्यूब ऊपर की ओर जा रहा है जिसको हम लोग ऑडिटस के नाम से जानते हैं। 2 डिफरेंट ट्यूब है। एक यूस्टेकियन ट्यूब और ऑडिटस। पहले ऑडिटस की बात करें तो आप कान में पिन्ना के पीछे आप लोग हाथ लगाइए और पीछे देखेंगे एक छोटा सा बोन उभरा हुआ है, ठीक कान के पीछे। उस बोन का नाम है मस्टोइड बोन, और मस्टोइड बोन से खोखला है अंदर में। अगर देखें मस्टोइड को तो ये स्पॉन्जी बोन है, ऐसे 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 स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर है। और ये ऑडिटस से उसी स्पंज से ऐसे करके स्पंजी बोन से जिसका नाम मस्टोइड है, मस्टोइड से आके जुड़ा हुआ है। और क्योंकि ये स्पॉन्जी है इसलिए इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर, यहाँ पे हवा भरा रहता है। ये पहला ट्यूब है। जो ऑडिटस है वो पीछे कान के पीछे मस्टोइड बोन में जाकर ओपन हो जा रहा है। मस्टोइड बोन को काट कर देखते हैं, डिसेक्ट करते हैं तो स्पॉन्जी है, खाली जगह बना हुआ है, और उस खाली जगह में एयर भरा हुआ है। क्या काम करता है उसको भी छोड़ देते हैं। अब नीचे वाले ट्यूब पे आते हैं। ये यूस्टेकियन ट्यूब सीधे ईयर से होता हुआ ये नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स माने हमारे ओरल कैविटी, नाक जहां पे पीछे खुल रहा है ठीक उसी जगह पर ये यूस्टेकियन ट्यूब हमारे मुंह में आकर खुल जाता है। एक पीछे मस्टोइड बोन में खुल गया, और ये नाक के पास, नाक के ठीक पीछे जहां नाक हमारे मुंह में खुल रहा है ठीक उसी जगह पे यूस्टेकियन ट्यूब हमारे ओरल कैविटी में आके ओपन हो जा रहा है। और यह भी खाली ट्यूब है, इसमें भी कुछ भी भरा हुआ नहीं, नहीं इसमें भरा हुआ नहीं इसमें भरा हुआ है। तो आखिर ये बना हुआ क्यों है इसको समझ लेते हैं। ये इन्वायरमेंटल प्रेशर, हवा का कितना दबाव बाहर है, ये डायफ्राम पे असर कर रहा है। और ये जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर में जितना प्रेशर, इन्वायरमेंटल प्रेशर बाहर है उतना ही इन्वायरमेंटल प्रेशर, हवा का दबाव अंदर होना चाहिए। अगर दोनों में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, इधर हवा का दबाव ज्यादा है इधर हवा का दबाव कम है, या फिर इधर हवा का दबाव कम है इधर ज्यादा है, तो साउंड वेव का ट्रेवल इस दिशा से अंदर मिडिल ईयर से इंटरनल ईयर तक नहीं हो पाएगा। अगर हो भी पाएगा तो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, एक्यूरिटी नहीं रहेगी सुनने में। तो ये जो दोनों ट्यूब है, अगर इधर हवा का दबाव ज्यादा है और इधर हवा का दबाव कम है, तो ऐसे कंडीशंस में थोड़ा सा हवा ऑडिटस से, मस्टोइड बोन से इसमें चला आता है, और थोड़ा सा हवा मुंह से खींचता हुआ यूस्टेकियन ट्यूब से इस मिडिल ईयर में आ जाता है, और इसके प्रेशर और इसके प्रेशर को इक्वलाइज कर देता है। क्लियर हुआ? ये अगर इधर प्रेशर ज्यादा है और मिडिल ईयर में प्रेशर हवा का कम है, तो थोड़ा सा हवा मस्टोइड बोन से ले लिया ऑडिटस ट्यूब के द्वारा, और थोड़ा सा हवा हमारे माउथ से अंदर मिडिल ईयर में यूस्टेकियन ट्यूब के द्वारा चला जाता है, और इसका प्रेशर और इसका प्रेशर डायफ्राम के दोनों तरफ मिडिल और एक्सटर्नल एयर में प्रेशर को बराबर कर देता है।
बाय द वे इधर का प्रेशर कम गया, जैसे प्लेन पे हम सफर करते हैं तो प्लेन काफी ऊंचाई पे उड़ती है, तो एक्सटर्नल एयर का प्रेशर वहां पे घट जाता है और मिडिल एयर प्रेशर ज्यादा रह जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में इसको इक्वल करने के लिए जो मिडिल एयर में एयर है, ये मस्टवाइड में भेज दिया जाता है और इधर माउथ से बाहर कर दिया जाता है। मतलब कोशिश की जाती है कि इधर का प्रेशर और इधर पे मतलब एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का प्रेशर एंड मिडिल ईयर का प्रेशर दोनों को इक्वल कर लिया जाए। इधर ज्यादा रहेगा तो इसमें हवा भेज दिया जाएगा और थोड़ा सा हवा माउथ में भेज दिया जाएगा और इसके बराबर प्रेशर कर दिया जाएगा। तो दोनों ट्यूब का यही काम है। और स्टेकिंग ट्यूब चूंकि बच्चे में बहुत डेंजरस हो जाता है, छोटे बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं ना, तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय थोड़ा सा उसको कर्व ऊंचा कर दिया जाता है, सर को ऊंचा करके पिलाया जाता है। थाई जिस जिस साइड में ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो उस साइड के सर को ऊंचा किया जाता है। अदरवाइज अगर फ्लैटली सुलाते हैं तो ये कान से दूध जो है ना, कान से ऐसे मिल्क होते हुए मिडिल ईयर में चल जाएगा और मिडिल ईयर में जाने के बाद वहां पर इन्फेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि रास्ता बना हुआ है नाक के पीछे से, ये इस रास्ते से चल जाएगा, वहां पे इन्फेक्शन कर रहे हैं। तो जब भी ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो या चम्मच से भी दूध पिलाते हैं तो थोड़ा सा उसको बच्चे के सर को ऊंचा कर दिया जाता है, इस तरह से कर्व करके पिलाते हैं, ये स्टेकियन ट्यूब की वजह से। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए आप, फिर हम बोन पे आएंगे। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम अभी तक में नहीं? 3 बोन की बात कहते हैं, मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। ये तो हमारा डायफ्राम हो गया। पहला बोन होता है मैलस। मैलस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, और यहाँ पे होल है। ये स्ट्रक्चर्स मैलस का ये है, और यही स्ट्रक्चर्स इस पे आके डायफ्राम पे आके चिपक जाता है, और डायफ्राम पर चिपकने के बाद ये इस ढंग से अरेंज हो जाता है कि बाहर से अगर साउंड वेव आएगा तो डायफ्राम को पहले जर्क करेगा, और डायफ्राम जर्क करेगा तो चूंकि उससे हमारा मैलस बोन चिपका हुआ है, तो मैलस बोन भी ऐसे ऐसे करके उसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे। ये मैलस पहला ईयरबोन हमारे डायफ्राम से मिडिल ईयर के दिशा में आर्टिकुलेट है, या कॉमन बात करें तो चिपका हुआ है कि डायफ्राम मिलेगा तो उसके साथ ही इसमें भी वाइब्रेशन हमारा मैलस में वाइब्रेट करेगा। और मैलस का बाहरी जो किनारा है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, खुला जगह है, और उसी में इंकस इस ढंग से हैंग है, और इंकस का भी कॉर्नर पोर्शन रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। इट मीन्स ये लूजली अटैक है, ऐसे करके आर्टिकुलेट है कि ये हिलेगा तो ये इसमें फ्रीली इंकस जो है फ्रीली हिल सकता है, एक दूसरे से बोन की तरह, जैसे हम लोग हमारा ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट की तरह नहीं चिपका हुआ है, ये लूजली अटैच है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में ये अटैच है मैलस का अंतिम पोर्शन, और इंकस उसमें ऐसे करके हैंगे, ये हिलेगा तो ये ऐसे ऐसे करके उसमें कुंडी की तरह, जैसे कुंडी में ताला हिलता है वैसे ऐसे ये ऐसे हिलना शुरू कर देगा। तो डायफ्राम से मैलस, मैलस से इंकस। अब अगर वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन होगा तो पहले डायफ्राम में कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, डायफ्राम से मैलस में वाइब्रेशन होगा, और मैलस से इंकस में वाइब्रेशन शुरू होगा। ये दूसरा हो गया। अब यहाँ से तीसरा बोन स्टेप्स जुड़ा होता है, और स्टेप्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये इसका डिजिटल पार्ट, दूर वाला पार्ट हथौड़ा की तरह होता है, हैमर शेप है, और आगे वाला ये कुंडी फिर से कुंडी रिंग लाइक स्ट्रक्चर में है, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर इस इंकस में फंसा होता है, और इंकस के साथ ये इसका टर्मिनल पॉइंट जिस जो हैमर शेप है ये ऐसे फ्री रहता है। अब डायफ्राम वाइब्रेट करेगा, मैलस वाइब्रेट करेगा, मैलस के साथ इंकस वाइब्रेट करेगा, और इंकस के साथ ये स्टेप वाइब्रेट करेगा, और स्टेप का टर्मिनल
पोर्शंस, चूंकि ये हैमर शेप है तो ये ऐसे 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 करके ये पंच करेगा, हिलेगा डायफ्राम, लेकिन ये वाइब्रेशन पहुंच जाएगा स्ट्रिप्स और स्ट्रिप्स का चूंकि स्ट्रक्चर ही हथौड़ा जैसा है, हैमर शेप है, तो ऐसे 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 करके पंच करेगा। तो जहां पे पंच करेगा ना, तो उस जगह को ऐसे ये कंपन क्रिएट करेगा। वहां जैसे पानी है, पानी में हम हाथ को ऐसे ऐसे अगर मारते हैं तो पानी में एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो स्ट्रिप्स इसी काम के लिए बना हुआ है कि ये वहां पे वाइब्रेशन कंपन क्रिएट करेगा। अब कहाँ कंपन क्रिएट करेगा वो इंटरनल लेयर में जाएंगे तब क्लियर होगा। ये मिडिल ईयर में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डायफ्राम से आर्टिकुलेट है मैलस हमारा बोन, मैलस से आर्टिकुलेट है इंकस, और इंकस से आर्टिकुलेट है स्टेप्स, और स्टेप्स का स्ट्रक्चर जो है वो हैमर शेप है, और हैमर से जहां पे रहेगा वहां पे वो हथौड़ा की तरह वो वार करेगा। वार करने के बाद क्या होगा, वो इंटरनल लेयर में चलता है। साथ में दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक ऑडिटस ट्यूब है जो मस्टोइड बोन से जुड़ा हुआ है, और एक यूस्टेकियन ट्यूब है या यूस्टेकियन कनाल है जो हमारा ओरल कैविटी माउथ से जुड़ा हुआ है। और इन दोनों ट्यूब का काम है एक्सटर्नल ऑडिटिमीटर्स एंड मिडिल ईयर में एयर का प्रेशर को इक्वलाइज करना, दोनों में डिफरेंस को खत्म करना है। अगर ज्यादा हवा है तो इसमें और इसमें भेज देगा, कम हवा है तो इससे और इससे खींच के फिर मिडिल ईयर में भर दिया जाएगा। ये कंपेयर करेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल प्रेशर से। मिडिल ईयर तक किन्हीं को पूछना है तो पूछ लीजिए पहले, फिर कठिन हो जाएगा। किन्हीं को कोई क्वेश्चन मिडिल ईयर तक? विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। नहीं सर। हाँ हेलो। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं ओके है। ओके, इंटरनल ईयर में चल रहा है, मिटा रहे हैं इसको हम।
एक एक करके आगे बढ़ेंगे, उधर हम छोड़ देते हैं, पहले इस बॉक्स पे आ जाते हैं। इसको भी ध्यान से हटा लीजिए, इसको भी ध्यान से, सिर्फ बॉक्स पर पहले स्टेबल हुई है। ये इंटरनल लेयर में बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, मैच बॉक्स, माचिस का बक्सा जैसा एक स्ट्रक्चर है। अंदर में ये खाली नहीं है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर का नाम है वेस्टिबुली। और वेस्टिबुली में, इस वेस्टिबुली की बात करें तो इसमें लिम्फ भरा हुआ, लिक्विड कंटेंट इसमें पूरा का पूरा भरा हुआ है। और इसमें दो कनाल है, एक जो छोटा छोटा सुराख है, पोर्स है, एक यहाँ और एक यहाँ। ये वाला पोर्स इस स्नेल ट्यूब माने टेढ़ा कुबड़ा ट्यूब है उससे जुड़ा हुआ है। और ये जो खिड़की है, मैंने दो विंडो है, ओपनिंग है यहाँ पे वेस्टिबुली में, दो जगह से खुला हुआ है। इस ओपनिंग को हम लोग फेनेस्ट्रा ओवेलिस के नाम से जान रहे हैं। वेस्टिबुली खाली बॉक्स, इसमें लिम्फ भरा हुआ है, मतलब लिक्विड कंटेंट भरा हुआ है। और लिक्विड कंटेंट इस बॉक्स में दो ओपनिंग है, इनका नाम है फेनेस्ट्रा ओवेलिस। अभी जो बात की है फेनेस्ट्रा ओवेलिस जो है, ये विंडो है, विंडो मैंने खुला हुआ जगह है। ये जो खुला जगह है इसको हम बाहर निकाल के ला रहे हैं। मान लेते हैं कि ये ओपनिंग है। और अभी हम जस्ट बात की थी कि स्टेप्स जो होता है हैमर शेप स्ट्रक्चर होता है, तो ये स्टेप्स का हैमर इसी फेनेस्ट्रा ओवेलिस में बिल्कुल फिट है, इसमें ये बैठा हुआ होता है। एकदम से इसे लिक्विड को बाहर नहीं आने देते, फुल्ली इसको पैक करके रखा हुआ है। अब जो डायफ्राम हिलेगा तो मैलस हिलेगा, मैलस हिलेगा तो इंकस हिलेगा, इंकस हिलेगा तो स्टेप्स हिलेगा। और स्टेप्स चूंकि इस फेनेस्ट्रा ओवेलिस में ऐसे करके समाया हुआ है, इस ढंग से ये प्रवेश किया हुआ है, तो ये हिलेगा ना, तो ऐसे ऐसे करके इसको बंच करेगा। तो बंच करेगा तो वेस्टिबुली के अंदर जो फ्लूइड है वो उसमें कंपन क्रिएट होगा। जैसे पानी में कंकड़ मारते हैं तो हिलता है, या पानी पे मुक्का मारेंगे तो हिलेगा। तो वैसे ही ये चूंकि लिक्विड भरा हुआ, ये हिलेगा तो पानी का एक वेव अंदर की ओर ऐसे ऐसे करके ट्रेवल करेगा और यहां तक आ जाएगा। अभी उसको छोड़ देते हैं, खाली इतना मानते हैं कि ये स्टेप्स इस विंडो में फेनेस्ट्रा ओवेलिस में फंसा हुआ है, ये ऐसे विंडो में फंसा हुआ है और ये बंच करेगा तो ऐसे ऐसे करके धक्का मारेगा। और धक्का जैसे देगा फोर्स जनरेट करेगा तो पानी में ये कंपन क्रिएट करेगा, वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। और ये तरंगे धीरे 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 करके आगे ऐसे करके घूमता हुआ अंतिम पोर्शन तक आएगा, उसको भी छोड़ देता है। अब वेस्टिबुलिस के चारों तरफ देखते हैं तो तीन छोटे छोटे सर्कुलर कनाल बने हुए हैं। एक कनाल, दो कनाल और तीन कनाल। ये तीनों सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर का मतलब अर्धचंद्राकार, अर्ध सेमी लूनर कनाल बना हुआ है। ऊपर वाले को सुपीरियर सेमी सर्कुलर कनाल बोल रहे हैं, ये वाला जो है। किनारे वाला है उसको हम लोग लैटरल सेमी सर्कुलर कनाल बोल रहे हैं। और ये पीछे वाला है इसको हम लोग पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कनाल बोल रहे हैं। फिर से समझ लेते हैं। फेनेस्ट्रा ओवेलिस में हमारा फिट है स्टेप्स, उसको भी छोड़ देते हैं। वेस्टिबुली में तीन सेमी सर्कुलर कनाल, माने एक तीन ट्यूब है जो अर्धचंद्राकार है और तीनों वेस्टिबुली से जुड़ा हुआ है। एक ऊपर वाला सुपीरियर सेमी सर्कुलर कनाल, किनारे वाला लैटरल सेमी सर्कुलर कनाल और पीछे वाला पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कनाल। ये अंदर से खाली जगह है जिसमें लिम्फ भरा हुआ है, जैसे वेस्टिबुली में भरा हुआ था वैसे ही इसमें लिम्फ भरा हुआ है। ये तीनों का काम है, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, कोई गर्दन इधर कर रहे होंगे, कोई गर्दन नीचे कर रहे होंगे, तो गर्दन इस तरफ या उस तरफ कर रहे होंगे, तो ये मैसेज जैसे ये मूवमेंट करेंगे तो इन तीनों ट्यूब में जो वाटर है ना उसके लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा। और जैसे ही प्रेशर में डिफरेंस आएगा ना तो ये ब्रेन को मैसेज भेज देगा कि कहीं पर अभी ऊपर में प्रेशर ज्यादा है पानी का, अभी इस तरफ प्रेशर बढ़ा दिया गया, अभी इस तरफ प्रेशर बढ़ा दिया गया। ये हमारे पोस्चर पर डिपेंड करता है। पोस्चर जैसे भी चेंज करेंगे तो इसके प्रेशर में डिफरेंस होगा और ये भेज देगा मैसेज ब्रेन को। और ब्रेन उसके आधार पे हमारे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि गिरने की स्थिति में हम नहीं आए। जैसे आप खड़े हैं और पीछे से कोई धक्का दे दिया तो स्वाभाविक है आगे की ओर गिरेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि धक्का देने के बाद पीछे का मसल अचानक से टाइट हो जाएगा, आप गिरने से बच जाएंगे। या आप खड़े हैं, कोई किनारे से धक्का दे दिया, फुटबॉल में कंधा से धक्का दे दिया जाता है, तो कंधा से धक्का देने के बाद कोई जरूरी नहीं कि बार बार वो गिर ही जाए,
वो थोड़ा सा धक्का खाने के बाद डेविएट करेगा, अब फिर से इक्विलिब्रियम के स्टेज में आ जाएगा। तो डेविएट जब किया, धक्का दिया ना, तो धक्का दिया तो प्रेशर में, इसी तीनों के पानी के प्रेशर में चेंज होगा, और ये प्रेशर में चेंज होगा, ये तुरंत ब्रेन को मैसेज देगा कि इस तरफ प्रेशर बढ़ गया है। तो ब्रेन को पता चल जाएगा कि ये हमारा जो ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो इधर की ओर शिफ्ट किया है, और उस गिरने से बचाने के लिए उसके अपोजिट साइड के मसल्स को अचानक सेरेबेलम से मैसेज आ जाएगा कि आप कड़ा कीजिए, उसको टोन को बढ़ा दीजिए। टोन को जैसे ही बढ़ा देगा ना, तो इक्विलिब्रियम फिर से वापस हमारे शरीर में आ जाएगा और गिरने से हम बच जाएंगे। तो ये जो पोर्शंस है, सेमी सर्कुलर कनाल एंड वेस्टिब्यूली, ये इतना मिलके हमारे इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल, इसको सुनने से कहीं दूर दूर का भी वास्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है सुनने से। लेकिन इसमें डिफॉल्ट हो जाएगा ना, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। चलेंगे तो जैसे शराबी लोग पैर हाथ को फेंक के चलता है, उसका कोई पता नहीं होता कि वो किधर पैर को फेंक रहा है, किधर हाथ को, ठीक उसी तरह के गेट का प्रॉब्लम आ जाएगा, जिसको बोलते हैं एटाक्सिक गेट। तो जैसे ही इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगा ट्यूब में, तो सुनने में दिक्कत तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा गेट एटाक्सिक होगा, पैर हाथ फेंकने लगेंगे शराबी की तरह, चलने का कोई हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। तो ये सेमी सर्कुलर कनाल सुपीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर एंड वेस्टिब्यूली, इतना दूर का पोर्शन हमारे इक्विलिब्रियम या पोस्चर मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे सुनने से मतलब नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? याद कीजिए, हम बताए थे फिक्स 5, 6, 7, 8 क्रैनियल नर्व, इसकी चर्चा किए थे, इसके बारे में बताए थे। इसका नाम है ऑडिटरी नर्व, और इसका दूसरा नाम है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। इसमें दो ब्रांच है, ऑडिटरी नर्व का दो ब्रांच है, एक वेस्टिबुलो और दूसरा कोक्लियर नर्व। तो ये सेमी सर्कुलर कनाल से और साथ में वेस्टिबुली से ये नर्व का ब्रांचेज निकल रहा है, जिसको हम यहाँ पे आपको एरो से लंबा लंबा लाइनिंग से इंडिकेट कर रहे हैं। ये सारे ब्रांचेज निकल के सेरेबेलम, ब्रेन के पीछे वाले पोर्शंस में चला जाता है, और ये सारा का सारा वेस्टिबुलर नर्व कहलाएगा। और वेस्टिबुलर नर्व ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। इट मीन्स कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ये पकड़ के रखता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आगे पीछे होगा तो हम गिर जाएंगे, इक्विलिब्रियम के स्टेज में नहीं रहेंगे। अब वेस्टिबुली के बाद का जो पोर्शन हो गया, उसके बारे में बात करते हैं। ये चूंकि अगर आप देखे होंगे, संख देखे होंगे या घोंगा देखे होंगे, तो उसमें स्नेल में ऐसे कर्व स्ट्रक्चर होता है, ढाई कर्व होता है, एक दो और ढाई कर्व। या जिलेबी देखेंगे, जिलेबी में एक दो ढाई कर्व तीन कर्व का बना होता है। ये कोकिलिया, यहां से यहां तक का जो पोर्शन हो गया कोकिलिया हो गया, और कोकिलिया ढाई कर्व, एक कर्व, दो कर्व एंड हाफ, ढाई कर्व का बना हुआ है, एक दो एंड ये हाफ, ढाई कर्व। ये खाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये हमारा पेन है, वैसे ही पेन ये ट्यूब है, और इस ये तो स्ट्रेट ट्यूब है, इसी को हम अगर मोड़ देते हैं गर्म करके और ढाई कर्व में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही ट्यूब है। आप खूब बढ़िया से जान रहे हैं कि ये बाहर से दिखाई दे रहा है ट्यूब, इससे, ये तो प्लास्टिक का है, इससे हम लिख नहीं रहे हैं। अगर इसको हम पीछे से खोलेंगे तो अंदर में एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें स्पंज भरा हुआ है, और उसी स्पंज में स्याही, इंक डाला हुआ है, और वही इंक से हम लिख पा रहे हैं। इट मीन्स कि इस ट्यूब के अंदर में एक और ट्यूब मौजूद है। बाहर से ये एक ट्यूब दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसको कहीं से हम डिसेक्ट करेंगे तो एक ट्यूब और उसके अंदर में एक पतला ट्यूब, इससे पतला ट्यूब और भी मौजूद है। तो इस कोकिलिया की बात कर रहे हैं, तो कोकिलिया भी ठीक उसी तरह से है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, और उसके अंदर में एक और पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। जो बाहरी लेयर है, इसको हम लोग बोनी लैब्रिंथ के नाम से जानते हैं, और अंदर वाला ट्यूब है, इसको हम लोग मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के नाम से
जानते हैं। बताया कि एक ट्यूब अंदर से एक ट्यूब और है, अंदर वाला ट्यूब मेम्ब्रेनस कार्टिलेज का बना हुआ है, सॉफ्ट टिश्यू का। इसका नाम है अंदर वाले ट्यूब का मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, LYBRINTH। और बाहर वाला स्ट्रक्चर है ये बोन का बना हुआ है, ये आउटर स्ट्रक्चर बोन का बना हुआ है, और बोन का बना हुआ है इसलिए इसका नाम है बोनी लैब्रिंथ। दो एक कोकिलिया दो पोर्शन का हो गया, बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। और दोनों में खासकर इंटरनल पार्ट में लिम्फ भरा हुआ, पूरा का पूरा लिम्फ भरा हुआ है, और एक्सटर्नल ट्यूब है उसमें भी लिम्फ भरा हुआ है। तो बाहर वाले में जो बोनी लैब्रिंथ है उसमें जो लिम्फ भरा हुआ उसको बोलते हैं हम लोग पेरी लिम्फ, और अंदर वाले ट्यूब में जो लिम्फ भरा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं इंडो लिम्फ। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। यहां पे जो विंडो था उसमें स्टेप्स जुड़ा हुआ है, ये इनसाइड विंडो है, इससे कोकिलिया जुड़ा हुआ है। और कोकिलिया की बात करें तो स्नेल घोंगा की तरह कर्व ट्यूब है, बाहर वाला ट्यूब बोन का बना हुआ है इसीलिए उसका नाम पड़ गया बोनी लेवरिंथ। और उसके अंदर में एक और मेम्ब्रेन्स माने कार्टिलेज का ट्यूब बना हुआ है, इसका नाम पड़ गया मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। दोनों ट्यूब अलग अलग। इस खाली जगह में भी लिम्फ भरा हुआ है, माने मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का वाल और बोनी लैब्रिंथ के बीच में, और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के इनसाइड ल्यूमेन में भी लिम्फ भरा हुआ है। अंदर में जो लिम्फ भरा हुआ है उसको बोल रहे हैं इंडोलिम्फ, और बाहर बोनी लैब्रिंथ में जो भरा हुआ है उसको हम लोग बोल रहे हैं पेरीलिम्फ। लिम्फ का मतलब है फ्लूइड कंटेंट, बॉडी फ्लूइड, ये इतना भरा हुआ। अब यहां तक जिसको नहीं समझ में पहले पूछ लो। किसी को पूछना है पूछ लो। कुछ नहीं पूछना है। हेलो। नो सर। ओके आगे बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ थोड़ा हम मिटा रहे हैं, मिटा देना। इस जगह तो बात कर बता चुके हैं। इस सेमी सर्कुलर कनाल एंड वेस्टिबुलरी से जो नर्व निकल रहा था, ये ऑडिटरी का वेस्टिबुलर ब्रांच हुआ, जिसको हम लोग वेस्टिबुलर नर्व बोल रहे हैं। ये ब्रेन तक जा रहा है, और ये पोस्चर मेंटेनेंस मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब ये स्टेप्स यहाँ पे पंच करेगा, यहाँ पे बंच पंच कहो या बंच कहो, यहाँ पे ये झटका देगा फेनिस्टा ओवेलिस में, तो इसके अंदर चूंकि लिम्फ भरा हुआ तो इसमें जो वाइब्रेशन होगा, तो कोकेलिया भी तो इसी से जुड़ा हुआ है ना, तो इस पानी में भी तो कंपन होगा। ये वाइब्रेशन से यहाँ से जो जनरेट होगा ये पूरे ट्यूब में आगे तक बढ़ता हुआ चला जाएगा, यहां तक पहुंचेगा ये कंपन। ओके, अब ट्यूब को हम बड़ा कर देते हैं, तुम्हारे सामने कहीं से काट के दिखा रहे हैं। ये पेरीलिम्फ है और इन साइड में इंडोलिम्फ है। ये कहीं से काट के हम यहाँ पे दिखा रहा है कि अंदर में इंडोलिम्फ है और बाहर वाला में पेरीलिम्फ है। ये जो लिम्फ है और इसके वॉल में छोटे 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 हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और यही सेंसरी नर्व है। सेंसरी नर्व का रिसेप्टर ऑफ
रिसेप्टर्स ऑफ ऑडिटरी या सेंसरी नर्व। ये पानी जैसे ही इसमें लिम्फ कंपन करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो ये सेंसरी नर्व है, इसमें भी चेंजिंग आएगा। जैसे आपका हाथ है, आप हाथ रखे हुए हैं और हम पेन वहां पे ऐसे 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 करते रहे, तो आपको महसूस होगा, स्वाभाविक है कि यहाँ से यहाँ तक आपको पेन इस पे चल रहा है, ये आपको फेल्ट होगा। तो उसी ढंग से अगर यहाँ पे हम पानी आपके यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा दें और ड्रॉप धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से ऐसे करके मूव कर रहा है, क्योंकि सेंसरी नर्व से ये जुड़ा हुआ है। तो इस ट्यूब की बात करें तो इसमें भी तो सेंसरी नर्व एंडिंग है, रिसेप्टर है। तो पानी जो ऐसे लिम्फ ऐसे करके ये वाइब्रेशन के स्टेज में आएगा, तो इस सेंसरी नर्व में ये इन्वायरमेंटल चेंज करेगा, थोड़ा थोड़ा इरिटेशन करेगा, और ये इरिटेशन चूंकि रिसेप्टर है, रिसेप्टर का मतलब कि ग्रैप्स करेगा उस सेंसेशन को, और सभी जगह से कोक्लियर पार्ट से ऐसे से करके नर्व निकला हुआ है, और इसको हम लोग कोक्लियर नर्व बोल रहे हैं। कोक्लियर नर्व। तो ऑडिटरी नर्व का दो ब्रांच, एक वेस्टिबुलर ब्रांच, एक कोक्लियर ब्रांच, इसीलिए उसका नाम पड़ गया वेस्टिबुलो कोक्लियर ब्रांच। तो ये कोक्लियर ब्रांच यहां से निकलकर, इस कोक्लिया से निकलकर आगे बढ़ गया, और आगे जाने के बाद कान के ठीक ऊपर में ब्रेन का जो पोर्शन है, जिसको हम लोग टेम्पोरल लोब बोले थे, वहां पे जाके खत्म हो जाएगा। और इस ये जो लिम्फ में चेंजिंग आ रहा है वाइब्रेशंस का, इस वाइब्रेशंस को वहां पे हमारे टेम्पोरल लोब में पहुंचा देगा। जैसे ही टेम्पोरल लोब तक वो पहुंचेगा वाइब्रेशंस, तो हर बार जैसे हमारी बात को आप सुन रहे हैं, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया से आप समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। कुछ भी बोल रहे हैं तो हर बार हमारे साउंड वाइब्रेशंस में अलग अलग टाइप का वाइब्रेशन हो रहा है। तो ये जो वाइब्रेशंस होगा ना, यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट, हर वर्ड के साथ डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशंस होगा, उसका अलग प्रेशर होगा, और ये प्रेशर को कोक्लियर नर्व से टेम्पोरल लोब में जाएगा, और टेम्पोरल लोब से इसको कोरिलेट करेगा हमारे मेमोरी सेंटर से, जो एकदम ललाट के पीछे है, कि ये जो कंपन हुआ था इसका मतलब क्या निकलता है। तो प्रीवियसली हमको सिखाया गया कि क है, ये ख है, ये ग है, तो जितना जोर से कंपन होगा उसके आधार पे हम शब्द प्रीवियसली उसको ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो उतना दूर से कंपन होगा ना, तो वो तुरंत हमको सोचने के पहले ही जो मेमोरी सेंटर वो बता देगा कि इसका मतलब यह है, इसका मतलब पेन है, इसका मतलब मार्कर है, इसका मतलब है रुमाल है। तो ये पता चलना शुरू कर जाएगा, क्योंकि प्रीवियसली इसकी ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है। हाँ, वह शब्द जिसको हम पहले नहीं सुने हैं, वो शब्द मेरे सामने बोला जाएगा, तो ब्रेन को चूंकि आवाज तो जाएगी, टेम्पोरल लोब उसको ग्रैस्प करेगा उस वाइब्रेशंस को, लेकिन जब भेजेगा मेमोरी सेंटर में कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि पहले सुने नहीं है, तो वो हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे तमिल में हमारे से अभी कोई बात करने लगे, हम उसको माइक्रोफोन दे दें, तमिल में आपसे बात करें या बंगाली में बात करें, तो आप लोग शायद नहीं समझ पाए, क्योंकि प्रीवियसली उस कंपन का मतलब ही हमें नहीं बताया गया। लेकिन जब बार बार वो तमिल वाले अपने लैंग्वेज में हमें समझाना शुरू करेंगे, तो फिर बात करेंगे तो समझ जाएंगे। तो सिर्फ वाइब्रेशन जाने से नहीं होगा, ये मेमोरी सेंटर्स में कोरिलेट करेगा कि इस वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, वहां इसको बोलते हैं डिकोडिंग करना, वहां से शब्द को डिकोड कर लिया जाएगा कि इस कंपन का क्या मतलब है, इस कंपन का क्या मतलब है, इस कंपन का क्या मतलब है। तब हमारे उस शब्द को जो सुन पा रहे हैं, उस साउंड वेव को हम लोग इमेजिन, विजुअली या फिर उसका मीनिंग्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। यहाँ पे खत्म होता है आपका हियरिंग। जिन्हें पूछना है पूछ लीजिए पहले, फिर थोड़ा देर हम गैप लेंगे 2 मिनट का। जिनको पूछना है पूछ लीजिए। हेलो, सर कोक्लियर नर्व एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा? कोक्लियर नर्व। कोक्लियर नर्व, ये तो समझ गए, ट्यूब में लिम्फ भरा हुआ है और उसमें सेंसरी रिसेप्टर है। ये कोक्लियर नर्व टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब का मतलब एक कान के बगल वाला पोर्शन। ये जो पोर्शन हमारा है, ये
ब्रेन का पोर्शन, ये हमारा टेम्पोरल लोब है। तो ये कोक्लियर नर्व निकल के इसी जगह पे आके एंड कर जाता है, तो टेम्पोरल लोब में एंड कर जाता है। और टेम्पोरल लोब में सिर्फ मैसेज देगा वाइब्रेशंस का, कि हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे ये हमारा हाथ है, इसको आंख बंद किए हुए हैं और हम अभी टच कर रहे हैं, तो इसको आंख बंद करने के बाद पता चलेगा कुछ ब्लड ऑब्जेक्ट लगता है, प्लास्टिक से टच किया जा रहा है। लेकिन अब इसी को हम खोल देते हैं, अब टच करते हैं तो इसको पता चलेगा कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, मतलब पिन जैसा कोई स्ट्रक्चर से हम इसको टच कर रहे हैं। आंख बंद रखते हैं, फिर रुआ ले लेते हैं, उससे टच करते हैं, तो टच तो तीनों हो रहा है, लेकिन तीनों का स्पर्श करने का, टच करने का तरीका अलग है, तो हम डायग्नोज कर पा रहे हैं ना। तो कोक्लियर नर्व तो सिर्फ कंपन भेज रहा है, वाइब्रेशन भेज रहा है, लेकिन वाइब्रेशंस का मतलब हर वाइब्रेशन में चेंजिंग है, उसके फोर्स में चेंजिंग है, इंटेंस में चेंजिंग है। तो आखिर उसमें क्या शब्द निकलता है, तो ये प्रीवियस ट्रेनिंग जो हमें शब्द सुनाया गया है, ये मेमोरी सेंटर में उसका मतलब मीनिंग्स हम समझ चुके हैं। तो जैसे ही वाइब्रेशन वहां तक पहुंचेगा तो उसको डिकोड कर लिया जाएगा कि इस वाइब्रेशन का मतलब क्या, शब्द क्या निकलता है, ये जो वाइब्रेशन हुआ इसका मतलब क्या निकलता है। तो उसको समझ पाते हैं कि इस शब्द जो बोला जा रहा है इसको हम शब्द में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है सर, हो गया। हो गया ना? जी हेलो, सर। हो गया ना? जी सर। जी हाँ, सर। थोड़ा सा क्या 2-4 मिनट जिस लेके हम बात करते हैं आगे।
इसको मिटा देना। हाँ सर। यस सर, मिटा दीजिए। ये सेकंड क्लास हमारा हॉस्पिटल प्रैक्टिस का होगा। आपका 6 पेपर सिलेबस में है, उसमें 3 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, सर्जरी कंप्लीट कर चुके हैं, पैथोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं और एनेस्थीसिया कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, हॉस्पिटल प्रैक्टिस और मेडिसिन का 3 या 4 टॉपिक्स अभी रेस्ट है। तो मेडिसिन वीक में एक दिन किसी दिन ले लेंगे और बाकी 2 क्लास में कोशिश करेंगे 3-3 दिन एनाटॉमी और हॉस्पिटल प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। तो हॉस्पिटल प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। इसमें उंड पर बात करेंगे आज। अगर साधारण बोलचाल की भाषा में बात करें तो उंड का मतलब घाव। सीधे बोलते हैं घाव हो गया, घाव हो गया, घाव हो गया। लेकिन मेडिकल टर्म में घाव जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है। लीजन बोल सकते हैं, उंड बोल सकते हैं, तो नेक्रोसिस बोल सकते हैं। तो यहां अभी जो बात कर रहे हैं उंड की बात कर रहे हैं। लीजन अलग चीज है, घाव कई तरह का होता है। उसमें एक तरह का घाव, अगर समान भाषा में बात करें तो एक तरह का घाव जिसको हम लोग उंड्स के नाम से जान रहे हैं, इस तरह भी आज बात करेंगे। आखिर ये है क्या, उंड्स किसको कह रहे हैं, किस कंडीशंस को हम लोग उंड में रखते हैं। तो उंड की बात अगर करते हैं तो ये एक काइंड ऑफ इंजुरी है, एक तरह का इंजुरी है और हो जाता है ऑनसेट सडन। ऑनसेट सडन का मतलब अभी सब ठीक है और अभी का अभी वहां पे घाव हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, तो स्किन या बीनीथ दी स्किन, स्किन या स्किन के नीचे में कोई ऐसा लीजन्स या इंजुरी जो रिजल्टेंट है टॉर्न, फट जाना, कट जाना या पंक्चर, उसमें छेद कर जाना, ये तीनों का रिजल्टेंट के रूप में जो इंजुरी का पोर्शन है उसी को हम लोग उंड बोलते हैं। अगर लिखने की बात करेंगे तो बोलेंगे इट इज ए टाइप ऑफ इंजुरी इन विच क्विकली skin is cut, punctured or torn। इसको यहां से शुरू, इस पूरे लाइन को यहां से शुरू करते हैं। पहला तो बात हो गया कि इट इज ए टाइप ऑफ इंजुरी, कि एक तरह का ये इंजुरी है, पहला लाइन हो गया। इन विच क्विकली माने कि इस इंजुरी में अचानक से, क्विकली माने तुरंत, क्या हुआ तो स्किन इज कट, स्किन कट कर गया, स्किन इज पंक्चर्ड, स्किन में छेद हो गया, या स्किन और मसल, स्किन टॉर्न, माने स्किन सब ये इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्चुअली में स्किन और बीनीथ एंड बीनीथ सॉफ्ट टिश्यूज, ये स्किन के अंदर भी, स्किन ही नहीं, स्किन के अंदर जो भी हमारा सॉफ्ट टिश्यू है उसमें, या फिर हार्ड टिश्यू, बोन में भी अगर इस ढंग का ऑनसेट सडन 3 तरह का इंजुरी हो रहा है। कट इंजुरी हो रहा है, पंक्चर में छेद किया जा रहा है, या फिर टॉर्न, उसको फाड़ दिया जा रहा है। ये ऐसा इंजुरी कहीं पे हम देख रहे हैं बॉडी में, तो इसी को हम लोग वुंड्स के अंदर में पढ़ते हैं।
अगर टर्न से मतलब क्या बताएं? हेलो, सर टर्न से मतलब क्या बताएं? टर्न। टॉर्न टॉर्न मैंने फाड़ना, जैसे जैसे हम क्या बोले, ये रुमाल है ना, तो रुमाल है, इसको हम ऐसे करके फाड़ दिया इधर के, यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे फाड़ दिया, तो इट इज कॉल्ड टर्न। कट का मतलब हो कि ब्लेड से हम उसको शार्प कट कर दिया है, और पंक्चर का मतलब है कि इसको हम ऐसे करके छेद कर दिए, आर पार कर दिए, चाकू से काट दिया। समझा देते हैं। कोई कोई दिक्कत हो रही है? बोलिए, आवाज आ रही है किन्हीं की? हम सुन नहीं पा रहे कि कोई कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। हेलो। नो सर, कोई आवाज नहीं। अच्छा, किन्हीं की आवाज आ रही है, हमें लगा कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है। तीनों शब्द को हम अलग अलग कर देते हैं। ये मान लेते हैं मेरा ही हाथ है, देख रहे हैं, कट का मतलब ब्लेड लेकर यहां से ऐसे करके काट देते हैं, या कैंची लेके हम ऐसा करके काट देते हैं, चाकू से ऐसा करके काट दिया, तो कट इंजुरी हो गया। तो कट इंजुरी के बाद जो स्किन और अंदर का टिश्यू जो डैमेज हो गया वो वुंड हो गया। सेकेंड बोलता है पंक्चर, यहाँ पे निडिल लेते हैं और प्रकार लेते हैं, और निडिल को ऐसा करके हम चुबा देते हैं, छेद कर देते हैं, जो सुई देते हैं, या फिर चाकू से ऐसे करके घुसेड़ दिए, तो ये पंक्चर हो गया। एंड तीसरा बोलता है टॉर्न। टॉर्न का मतलब है कि इसको पकड़ लिया और पकड़ के धर के हम इसको जरूरत से ज्यादा खींच दिए, तो खींच दिए तो स्किन और अंदर का सरफेस आपस में टियर कर जाएगा, फट जाएगा, तो ये इस टाइप की इंजुरी को हम लोग टॉर्न बोलते हैं। तो कट, पंक्चर एंड टॉर्न, ये तीनों में से कोई इंजुरी हो, या तीनों हो, स्किन एंड स्किन के अंदर, स्किन भी इंक्लूडिंग है और स्किन के बीनीथ उसके अंदर का टिश्यू है, तो इसी को हम लोग वुंड्स के नाम से जानते हैं। अब इसको हम लोग क्लासिफिकेशन कर देते हैं, कितने तरह का वुंड हम लोग देखते हैं, पहले क्लासिफाइड करके इसको हम पढ़ लेते हैं। इसको क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में इसको क्लासिफाइड कर देते हैं। पहला क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ इंजुरी एरियाज प्रेजेंटेशन। क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके करते हैं। पहला बोलते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ इंजुरी एरियाज प्रेजेंटेशन, में जिस जगह पे इंजुरी है उसमें वुंड के जो इंजुरी पोर्शन है वो क्या दिख रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके आधार पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस हेडिंग के अंदर जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो टू डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। ए, ओपन वुंड, और दूसरा क्लोज्ड वुंड। जिस जगह इंजुरी हुआ उस एरिया को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो देखने के बाद इंजुरी में दो अलग अलग तरह का कंडीशन हमारे सामने आता है। एक कंडीशन होता है जिसमें घाव खुला, स्किन को रैप्चर करके खुला हुआ दिखाई दे देता है, जैसे यहाँ पे ब्लेड से हम यहाँ पे पार कर देते हैं, ऐसे करके कट मार्क कर देते हैं, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो ओपन वुंड है, जो कटा हुआ पोर्शन है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, या ये हाथ है, इसको हम ऐसे करके रगड़ देते हैं, दीवार पे रगड़ देते हैं, तो ये पूरा का पूरा जिसको बोलते छिला गया, एवरेज कर गया, तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। और हमारा शरीर का पोर्शन जो अभी ढका हुआ था स्किन से, ये ओपन हो गया, इन्वायरमेंटल कांटेक्ट में आ गया, तो ऐसे वुंड को हम लोग बोलते हैं ओपन वुंड। ओपन वुंड का मतलब ही हो गया कि इंटरनल पार्ट बॉडी का वो एक्सपोज हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उसके संपर्क में आ गया, तो ऐसे इंजुरी को हम लोग ओपन वुंड बोलते हैं। दूसरा हमारा ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलता है कि कभी कभी
इंजुरी तो हुआ, लेकिन हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे इंजुरी है, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है। बाय द वे ये हाथ है और इसको हम जोर से किसी ऑब्जेक्ट से डैमेज कर देते हैं, धक्का देते हैं, तो ठीक है ब्लेड से तो कट गया, लेकिन अगर इसी से मार देते हैं तो ये तो कटेगा तो नहीं है, कहीं पर इंजुरी तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर जैसे ही हटाते देखते हैं वहां पर रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया और काफी पेनफुल है। तो इन साइड इंजुरी है, स्किन के अंदर में इंजुरी है, लेकिन इंटरनल पार्ट जो हमारा वुंड है उसका पार्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहरी हवा से या बाहरी इन्वायरमेंट से संपर्क में नहीं आया। तो इस ढंग का ऑब्जर्वेशन अगर मिलता है वुंड में तो इसको हम लोग क्लोज वुंड के रूप में जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंजुरी एरिया प्रेजेंटेशन, टू क्लासिफिकेशन हो गया, एक ओपन वुंड यानी इंजुरी पार्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से संपर्क में आ गया, दूसरा क्लोज वुंड जो इंजुरी पार्ट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एरिया से संपर्क में नहीं आया लेकिन इंजुरी मौजूद है। अब सेकंड क्लासिफिकेशन पे चलता है। यहां तक समझने में तो दिक्कत नहीं है किसी को? क्या बोल रहे हैं? नहीं है सर। अब सेकंड पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू कंटामिनेशन, कंटामिनेशन का मतलब होता है कि प्रदूषित हो जाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वुंड जो है संपर्क में आ गया, चाहे एक्सटर्नली या फिर इंटरनली, उसके आधार पर या ओपन वुंड है या क्लोज वुंड है, उन दोनों को एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ये अकॉर्डिंग टू कंटामिनेशन ये ओपन एंड क्लोज दोनों तरह के वुंड के लिए है। ये क्लासिफिकेशन डिपेंड करेगा कि जो वुंड है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो किस लेवल तक प्रेजेंट है, उसके आधार पर इसको क्लासिफाइड कर देते हैं। इसमें फर्स्ट जो हमारा आता है इसके अंदर में ए में क्लीन वुंड, ये पहला जो क्लासिफिकेशन होगा ये क्लीन वुंड। इस जगह में बोलता है कि देयर इज नो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे किसी तरह का ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंटेशन स्किन में या स्किन के अंदर वाले टिश्यूज में नहीं है, और इसमें हीलिंग बहुत फास्ट हो जाएगा और कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करेगा। अगर लिखना होगा तो देयर इज नो प्रेजेंटेशंस ऑफ organism heal quickly, no complication। क्योंकि कोई मात्रा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ही नहीं है इसलिए इन्फेक्शन होगा नहीं, घाव बड़ी तेजी से बढ़ जाएगा और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं छोड़ेगा। जो स्कार जो बनता है जुड़ने के बाद उसको छोड़ देते हैं तो कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ होने नहीं जा रहा है, बहुत क्विकली हिट कर जाएगा। बेटा इसको बी में आता है, यस सर। बी में आता है कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड वुंड, इसकी अगर बात करते हैं चूंकि कंटामिनेटेड शब्द जोड़ दिया गया तो यहाँ पे कोई ना कोई इंजुरी का जो पोर्शन है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी स्थिति में प्रेजेंट रहेगा। ये क्लोज वुंड हो या ओपन वुंड हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों कंडीशंस में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंजुरी प्लेस पर मौजूद है तो इसको हम लोग कंटामिनेटेड वुंड्स के नाम से जानते हैं। लिख देते हैं प्रेजेंस ऑफ organism
और फॉरेन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म और फॉरेन बॉडी, कुछ ना कुछ वहां पे बाहरी जो शरीर का पार्ट नहीं है वहां पे मौजूद हो जाएगा। ये मे भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अब डिपेंड करता है कि उसका लेवल्स कंटामिनेशन का कैसा है। वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, हीलिंग्स डिले भी कर सकता है, हीलिंग्स प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, और हीलिंग्स फेल भी कर सकता है। ये टोटली डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सीवियरिटी, वो कितना सीवियर फॉर्म में वहां पे मौजूद है इस पर ये निर्भर करेगा। अब तीसरा पर आते हैं। थर्ड में इन्फेक्टेड, सी में इन्फेक्टेड वुंड। दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, कंटामिनेटेड एंड इन्फेक्टेड में। कंटामिनेटेड का मतलब है ऑर्गेनिज्म या फॉरेन बॉडी वुंड में इंजुरी के प्लेस पर मौजूद है, ठीक है। इन्फेक्ट मौजूद है शब्द को गौर कीजिएगा, तो वहां पर सिर्फ प्रेजेंट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मौजूद है। लेकिन जब इन्फेक्टेड में आएंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म अगर मल्टीप्लाई, जिस जगह पे वुंड है वहां पे मल्टीप्लाई मैंने अपनी कॉलोनी को ग्रो करना शुरू कर दिया, रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया, तब उस वुंड को हम लोग कंटामिनेटेड वुंड नहीं बोल के शब्द को बदल देंगे, वर्ड को चेंज कर देंगे, और वहां पे शब्द जो इस्तेमाल करेंगे वो हमारा इन्फेक्टेड वुंड। इन्फेक्टेड वुंड का मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कंटामिनेटेड के टाइम में मौजूद था वो मल्टीप्लाई करना शुरू किया। मल्टीप्लाई का मतलब कि रिप्रोडक्शन करना शुरू कर गया, और वहां पर अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देगा, मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, तो अब कंटामिनेटेड वुंड नहीं बोल के उसी वुंड को हम लोग इन्फेक्टेड वुंड के नाम से जानेंगे। बी में कोलोनाइज्ड वुंड। कंटामिनेशन से इन्फेक्टेड, और इन्फेक्टेड के वर्ड को थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं और कोलोनाइज्ड वुंड बोल रहे हैं। बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ इन्फेक्शन हुआ, ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई किया, लेकिन बोलता है कि ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई जो कर रहा है क्रोनिक फॉर्म में है, क्रोनिक फॉर्म प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉन्टेमिनेशन से इन्फेक्टेड, और इन्फेक्टेड जब आगे चला गया क्रोनिक फॉर्म में आ गया। क्रोनिक माने ये कंटिन्यू है, लगातार है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर 10 साल कंटिन्यू छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। अगर वो इन्फेक्टेड वुंड, तो उसको हम लोग कोलोनाइज्ड वुंड के नाम से जान रहे हैं। इसको ये वेरी नेटोरियस एंड कॉम्प्लिकेटेड, सबसे डेंजरस स्टेज में है। और इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, आप लोग हॉस्पिटल में सुने होंगे या देखे होंगे, बेड सोर। इसी को हम लोग प्रेशर सोर भी बोलते हैं। बेड सोर अगर देखने का मौका मिला होगा किसी को, तो देखे होंगे कि जिस जगह पे खासकर ये बटक के राउंड में या कमर के राउंड में होता है, और ये सरफेस अगर है तो ये पूरा का पूरा खा के खत्म कर देता है, पूरा ये अंदर की ओर। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये सरफेस एरिया अंदर की ओर डिप्रेस होता चल जाएगा, और यहाँ से टिश्यू सारे नेक्रोज करके माइक्रो खा के खत्म कर देंगे। एक बड़ा सा गड्ढा अंदर बनता हुआ, जैसे जैसे समय बीतेगा गड्ढा बनता हुआ चला जाएगा, और बहुत ही डिफिकल्ट स्टेज है। बाद में ये सेप्टिसेमिया में, ये बेडसोर की वजह से सेप्टिसेमिया भी हो सकता है, और फैटल भी हो सकता है पेशेंट के लिए। तो अगर ये बेडसोर जैसा कोई डीप वुंड में कन्वर्ट कर गया, तो उस इन्फेक्टेड उनको इन्फेक्टेड नहीं बोल के
कोलोनॉइज वुंड्स के नाम से जानते हैं। ये क्लोज वुंड्स एंड ओपन वुंड्स दोनों ये 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला क्लीन वुंड जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, दूसरा कॉन्टिमिनेटेड वुंड जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद या फॉरेन बॉडी मौजूद है, तीसरा इन्फेक्टेड वुंड जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइंग या ग्रोइंग स्टेज में पहुंच चुका है, और कोलोनाइज वुंड जिसमें इन्फेक्टेड वुंड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रोनिक फॉर्म में, इन्फेक्टेड डेंगू बहुत क्रोनिसिटी के साथ मौजूद है, प्रोलॉन्ग टाइम तक मौजूद है और वेरी सीवियर स्टेज में मौजूद है। तो इन्फेक्टेड नहीं बोलते, वहां पे कोलोनाइज वुंड वर्ड का हम लोग यूज करते हैं। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है तो पहले पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर, हाँ बोलिए। नहीं सर, नहीं पूछना। ठीक है, यस सर। अब ओपन वुंड पर बात करते हैं थोड़ा। ओपन वुंड भी चारों तरह का हो सकता है, इन्फेक्टेड, कंटामिनेटेड, उसके बाद कोलोनाइज्ड या क्लीन, चारों में से किसी तरह का हो सकता है। लेकिन ओपन वुंड को फिर से हम लोग अलग अलग कैटेगरी में सब डिवाइड कर दिए हैं। ये ओपन वुंड, अगर सिर्फ ओपन वुंड की बात करते हैं, ओपन वुंड में तो पहला बात तो ये हुआ कि इन्वायरमेंट से और इंजुरी प्लेस आपस में एक दूसरे से संपर्क में आ गया। इस ओपन वुंड को सब क्लासिफाइड में, इसको अलग अलग कैटेगरी में फिर से हम लोग डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। इसमें पहला जो वर्ड आता है इंसीजन। फर्स्ट जो आता है इंसीजन, आई NSCISIONS, इंसीजन्स वुंड। इंसीजन का मतलब क्या होता है? कटना, इंसीज कर जाना, काट देना। तो अगर किसी जगह पे कट मार्क शार्प ऑब्जेक्ट से, लाइक ब्लेड, नाइफ, स्वॉर्ड, स्टोन, शार्प स्टोन, ग्लास, इसमें से किसी चीज से कट जाता है, ब्लेड से कट गया या रेजर, नाइफ चाकू से कट गया, तलवार, कुल्हाड़ी, स्टोन शार्प स्टोन जो नुकीला पत्थर एकदम कोनिकल बना हुआ है, या फिर ग्लास, इतना में से किसी चीज से कट मार्क होगा तो सीधे शार्प ऐसे करके उसका लाइनिंग, साफ साफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम देख पाते हैं। तो इस तरह के ओपन वुंड को हम लोग इंसीजन वुंड के नाम से जानते हैं। ये जब भी होगा तो एकदम से शार्प ऑब्जेक्ट से मार किया जाए या इंजुरी होगा तभी ये डेवलप करेगा। बी में आता है इसका सब क्लासिक में लैसरेशन, लैसरेशन वुंड। इसकी लैसरेशन वुंड्स की बात करेंगे तो ऑलवेज
always injury with blunt object like bamboo, sticks, blunt stones, मोटा बांस से मार दिया, मोटा स्टिक से मार दिया, ब्लंट स्टोन्स, कोई पत्थर जो शार्प कोनिकल नहीं है, गोल पत्थर है, ईंट हो गया, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट से अगर चोट लग जाती, इंजुरी होती है, तो वहां पे लैसरेशन शार्प, जो अभी ब्लेड से बोले ब्लेड से कटा हुआ शार्प दिखाई देते हैं, लेकिन अगर एक पत्थर से मार देते या लाठी से मार देते तो इंजुरी एकदम बिल्कुल शार्प नहीं दिखाएगा, एक फैला हुआ ऐसा करके पूरे सरफेस एरिया में ऐसा करके फैला हुआ इंजुरी मिलेगा। तो इस ढंग की इंजुरी को हम लोग लैसरेशन वुंड्स के नाम से जानते हैं या लैसरेट इंजुरी के नाम से जानते हैं। मिटा रहे हैं। अगर इसका तीसरा क्लास सब क्लासिफिकेशन की बात करें तो एवोल्यूशन, एवोल्यूशन वुंड्स, मान लेते हैं कि ये शरीर है, ये हाथ है, इसको काटना है, एम्पुटेशन करना है, एम्पुटेशन पढ़ा चुके, काटना, तलवार लेके या कोई कोई सर्जिकल ब्लेड से लेके इसको हम ऐसे करके काट दिए और इस पोर्शंस को हम अलग कर दिए, ये अलग हो गया, शरीर से हाथ को अलग कर दिए, या फिर यहीं से करना है, यहां से इसको हम काट दिए, ये पोर्शंस और ये पोर्शंस अलग हो गया, मतलब एम्पुटेशन कर दिया। इसमें हम हथियार का इस्तेमाल किया, वेपन्स का इस्तेमाल किए, चाहे वो सर्जिकल वेपन्स हो या फिर युद्ध करने वाला वेपन्स हो, कोई हथियार का इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक तरीका यह भी हो सकता है इस हाथ को बहुत हैवी पर्सन या मशीन में पकड़ लेते हैं और फोर्स लगा के इसको खींचना, ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, हाथ को यहां से पकड़ लेते हैं या मशीन में पकड़ लेते हैं, या फिर कोई कोई बहुत हेल्दी पर्सन, बहुत ताकतवर पर्सन इसको पकड़ लेता है और पकड़ के इसको खींचना शुरू कर देता है। तो खींचने के बाद हो सकता है कि हाथ यहां से शोल्डर ज्वाइंट से उखड़ जाए, बिना विपक्ष का यहां से अलग हो जाए। तो जैसे ही अब उस शरीर से अलग हो गया, वह पोर्शंस जो शरीर का पार्ट था बिना विपंस लगाए फोर्स, सिर्फ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेशन से अलग हो गया, तो इस ढंग के जो ये वुंड यहाँ पर क्रिएट होगा, इस वुंड को हम लोग एवोल्यूशन वुंड्स के नाम से जानेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अभी तक जो बात किए थे वहां पे किसी न किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, स्टोन की बात कर रहे थे, ग्लास की बात कर रहे थे, बम्बो की बात कर रहे थे, नाइफ की बात कर रहे थे, वो वुंड क्रिएट कर रहा था। लेकिन यहां पर बोल रहा है कि शरीर का कोई पार्ट फोर्स लगा के वहां से उखाड़ दिया जाए। अगर सीधा बात में तो हाथ को उखाड़ दिया गया या कलाई को यहां से उखाड़ दिया गया बिना कोई विपन्स का, तो डिटैचमेंट जो बॉडी से जो डिटैचमेंट जो पोर्शन हो गया, और डिटैचमेंट के बाद जो वहां पे वुंड क्रिएट हुआ, जो वुंड बना, उखड़ेगा तो स्वाभाविक है यहाँ पे वुंड बनेगा, घाव बनेगा, उसी घाव को हम लोग एवोल्यूशन वुंड के नाम से जानते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? उसके बाद आता है डी में एब्रेशन, एब्रेशन वुंड। एब्रेशन वुंड बहुत इजी है और हमको लगता है कि साल में
5 या 10 बार हम लोग को एब्रेशन हो ही जाता है, नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। एब्रेशन क्या कर रहा है कि जैसे आप नंगे बदन है, शर्ट नहीं पहने हुए, गंजी नहीं पहन रखे हैं और कोई पेड़ में सट के खड़े हैं, अचानक से वहां से आप झटका से हटते हैं तो पेड़ के छाल से आपका पीठ का पोर्शन, जो पोर्शन सटा हुआ है, वो छिला जाता है। तो ये एकदम सुपरफिशियल से एपिडर्मल लीजन है। इट इज सुपरफिशियल एपिडर्मल इंजुरी heals without any complications. एब्रेशन सबसे इजी वुंड, सुपरफिशियल वुंड मतलब सिर्फ स्किन का अपर एपिडर्मल सरफेस ही उसका रैप्चर कर जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, उसमें कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, 2-3 दिन में ऐसे ही कर जाता है। जैसे अभी आपके सामने ये बोर्ड का कॉर्नर एज है, हम ऐसे करके हाथ को रगड़ देते हैं तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे एज से यहाँ पे एवरेज कर, स्किन हमारा एवरेज कर जाएगा, यही एब्रेशन होता है। इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना होगा, बस इसको मॉइस्चर से बचा लेना होगा, 2-3 दिन में अपने आप हील कर जाएगा विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। ये 3 से 7 दिन में आप खुद ब खुद हील कर जाता है। या फिर जो पेशेंट है, भाई देखो वो पेशेंट है, पैरालिसिस का पेशेंट है, तो वो मूवमेंट तो नहीं कर पाएगा, आप बेड पे हॉस्पिटल में है, बेड पे वो पड़ा हुआ है, तो संपर्क में बेड से और उसका पीठ का पोर्शन, बटक का पोर्शन, पैर का, थाई का पोर्शन संपर्क में है, तो 12 से 14 घंटा आप छोड़ देते हैं, करवट उसको नहीं बदलते हैं, और 12 से 14 घंटा के बाद आप जैसे ही उसको करवट बदलेंगे तो देखेंगे कि स्किन का वो पोर्शन जो बिछावन से संपर्क में एवरेज कर गया है, प्रेशर की वजह से वहां पर एब्रेशन होगा, रेड हो गया, कई जगह से वहां पर स्किन हटना शुरू हो गया। ये फर्स्ट स्टेज है, और उसको जब कंटिन्यू 2-3 दिन छोड़ देंगे तो बेड सोर में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा। तो एब्रेशन सबसे इजी वुंड है। उसके बाद आता है पंक्चर वुंड। ये नीडल के द्वारा नाइफ के द्वारा, स्वॉर्ड, रॉड, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, ये पंक्चर वुंड जब भी होगा तो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जो नुकीला है उसी से होगा। किसी के शरीर में रड प्रवेश कर गया, पंक्चर कर गया, या चाकू से पंक्चर कर दिया गया, तो इस ढंग की इंजुरी जिसमें एक सुराख बन जाए और सुराख को से अगर ये है, इसे इनपुट किया गया, अंदर चला गया, और फिर यहाँ से जो विपेन जिससे इंजुरी हुआ उसको वापस वहां से खींच लेते हैं, तो ऐसे जो सुराख बन जाता है ना, ये उस इंजुरी को हम लोग पंक्चर वुंड के नाम से जानते हैं। ये जब भी होगा वो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से होगा और बिल्कुल लोकलाइज होगा, एक खास जगह पे ही होगा, छोटा सा वुंड होगा लेकिन डीप वुंड होगा। जब भी होगा तो छोटा, सरफेस एरिया काफी छोटा होगा, लेकिन अगर डेप्थ की बात करें तो डेप्थ इसके काफी अंदर तक होगा, जहां तक नाइफ जा रहा है या जहां तक निडल आप पंक्चर कर रहे हैं वहां तक का लगातार ही वुंड होगा। उसके बाद लास्ट में आता है गनशूट इंजरी। गनशूट स्वाभाविक है, ये जब भी इंजुरी होगा बुलेट से, ये डीपली होगा। इसमें तो जो बात की थी अभी पंक्चर वुंड में, पंक्चर और गनशूट इंजुरी एक ही तरफ का, जैसे इसमें अगर इसको हम नाइफ मान लेते हैं तो शरीर में ये पोर्शन अंदर इनपुट किया, अंदर गया और फिर बाहर इसी जगह से हम खींच लिए, तो जहां तक अंदर इनपुट किए और वहां से बाहर निकालने तो सिर्फ उतना ही दूर एक गहरा होगा। लेकिन गनशूट इंजुरी है तो बुलेट जाके फिर वापस नहीं आएगा, तो इसमें 2 डिफरेंट इंजुरी हमें देखने को मिलेगा। एक जिस जगह पे गनशूट किया गया वहां से गया, और दूसरी जगह जहां से बुलेट बाहर निकल गया या छिटक के दूसरे पोर्शंस में प्रवेश कर गया, तो एक इंजुरी तो जहां से प्रवेश किया वो, और सेकंड इंजुरी जहां से बुलेट बाहर निकल गया या
डेविएट करके, अपना लाइन डेविएट करके दूसरे ऑर्गन्स में वो प्रवेश कर गया। तो टू डिफरेंट इंजुरी प्लेस एक ही वेपन से देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ गनशूट बुलेट, इस ढंग के गोली चलना, बुलेट लगना, उसी में इंजुरी देखने को मिलता है। इसमें जाना और डेविएट करके या ठीक सामने से बाहर निकल जाना, ऐसा वो दिखाई देगा। ये इतना 5 तरह का हमारा ओपन वुंड है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहला इंसिजन वुंड, शार्प कटिंग, एब्रेशंस, छिल जाना, यानी इस सुपरफिशियल सरफेस का रैप्चर कर जाना, एवुल्सन्स, कंप्लीटली फोर्स से उखाड़ लेना, उस जगह से डिटेच कर देना बिना वीपन्स का, किसी वीपन्स को लगाए बिना। पंक्चर वुंड, एक सिंगल वुंड जो उसकी डेप्थ डिपेंड करेगा किस ऑब्जेक्ट से और कितना अंदर तक पंक्चर किया गया है। उसके बाद गनशूट इंजुरी, गनशूट इंजुरी बुलेट से होगा और ये दो एक ही वेपन से दो डिफरेंट प्लेस पर होगा। एक जहां से प्रवेश किया बुलेट, दूसरा जहां से ये निकल गया या डिवेट करके दूसरे ऑर्गन्स में चला गया। ये इतना हमारा ओपन वुंड है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किन्हीं को कुछ पूछना है यहां तक? नहीं सर। ओके। इस पर क्लोज ऊपर बात करते हैं। इसका सिर्फ दो ही सब टाइप है। एक है हेमेटोमा, एंड दूसरा क्रश वुंड। हेमेटोमा वुंड एंड क्रश। हेमेटोमा पर तो कई बार बात कर चुके हैं हम। अगर एक लाइन में बात करें तो चूंकि ये क्लोज वुंड है, ओपन वुंड तो है नहीं, इसका मतलब है कि जो सरफेस एरिया है आउटर स्किन का वो डैमेज नहीं होगा। तो जब डैमेज नहीं होगा और इंजुरी हुई है तो स्वाभाविक है कि ब्लड वेसल्स वहां पर रैप्चर करेगा। ये हाथ है और इसको हम अगर यहाँ से मारते हैं इस ढंग से तो ठीक है, स्किन यहाँ रैप्चर नहीं किया, लेकिन अंदर तो इंजुरी हो गया, तो क्लोज तो हो ही गया, लेकिन जो अंदर का ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो गया। तो डैमेज होने के बाद तो ब्लड तो वहां से ऊंच कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा और स्किन से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। अंदर ब्लड वेसल रैप्चर कर गया और ये स्किन रैप्चर ही नहीं है, तो जो ब्लड वेसल्स रैप्चर हुआ वहां से ब्लड जो ऊंच करेगा, निकलेगा ब्लड वेसल से, वो स्किन से बाहर जा ही नहीं पाएगा। इट मीन्स कि अंदर ही ट्रैप्ड हो जाएगा, उस लोकल पोर्शन में ट्रैप्ड हो जाएगा और काफी रेडिस, वहां पर पहले रेडिस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर जाएगा। तो रेडिस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि ब्लड वेसल्स रैप्चर होने की वजह से ब्लड वहां जिस जगह पे इंजुरी हुई है वहां जब उस जगह पे एकुमुलेट कर गया। एकुमुलेट कर गया मतलब जम गया, ब्लड वेसल से बाहर सॉफ्ट टिश्यू में ब्लड एकुमुलेट कर गया। तो ऐसे क्लोज इंजुरी को हम लोग हेमेटोमा वुंड्स के नाम से जानते हैं। और हेमेटोमा ब्रेन्स में अगर हो जाता है तो बहुत डेंजरस स्टेज में है। ब्रेन हेमरेज होता है हाइपरटेंशन में, तो ब्लड वेसल्स तो रैप्चर कर गया, सेरेब्रल आर्टरी का ब्लड ऊज भी कर गया, लेकिन ब्लड अगर नाक से अगर बाहर आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बाहर नहीं आ पाता है तो ब्रेन के अंदर में ये क्लॉट कर जाता है, हेमेटोमा होता है, हेमेटोमा क्लॉट कर जाता है। और हेमेटोमा क्लॉट कर गया, हेमेटोमा जब हो गया तो ये बहुत क्रोनिक स्टेज में लेकर जाएगा, तो फैटल स्टेज में जानलेवा भी साबित हो सकता है। कई बार ओपन सर्जरी, ब्रेन का ओपन सर्जरी करके उसको रिमूव करना पड़ता है क्लॉटिंग मटेरियल को। सेकेंड आता है हमारा क्रश वुंड। क्रश वुंड के बारे में बोलता है कि ये एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ फोर्स अगर कहीं पर हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये हाथ है और ये स्वाभाविक है हाथ को ऐसे करके पकड़ लिया, तो एक साधारण फोर्स है, साधारण फोर्स से हम इसको पकड़ रखे हैं। लेकिन बाय द वे कोई मशीन में ये चला जाता है हाथ और धीरे 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 करके इसको ऐसे करके क्रश करना शुरू करेगा। ये तो क्रश करते 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 ये पूरे अंदर में डैमेज हो जाएगा, स्किन छोड़ के अंदर का पोर्शन। और इसी को हम लोग क्रश इंजुरी का मतलब कि ये इसको अंदर में
एक्सट्रीम फोर्स, एक्चुअली बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई किया गया और स्किन रैप्चर नहीं हुआ, लेकिन अंदर के जितने टिश्यूज है मसल से वो सब टर्न कर गए, फट गए, और फट जाने के बाद बहुत बड़े पोर्शंस में वुंड फैल गए हैं, लेकिन ब्लड ऊज करके स्किन सरफेस चूंकि डैमेज नहीं है तो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे इंजुरी को हम लोग क्रश वुंड के नाम से जानते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पहले पूछ लीजिए। सर एक बार रिपीट कीजिए। क्लोज वुंड, यस। ओके, क्लोज वुंड जैसे ओपन वुंड में तो 5-6 तरह का था, इसमें मात्र 2 तरह का है, हेमेटोमा एंड क्रश वुंड। ये मान लेते हैं हाथ है, ये बोन है, ये हमारा स्किन है, ये बोन है, और यहां से यहां तक में सॉफ्ट टिश्यू है। सॉफ्ट टिश्यू में मसल्स है, टेंडन है, लिगामेंट कुछ भी है, वो कहां पे है उस पर निर्भर करता है। ब्लड वेसल तो सभी जगह फैले हुए हैं। यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया, किसी भी ऑब्जेक्ट से फोर्स अप्लाई किया गया, लेकिन स्किन रैप्चर नहीं हो गया, लेकिन अंदर में ये फोर्स टीयर कर गया, ये मसल फट गया। तो स्वाभाविक है कि जो ब्लड वेसल्स है वो रैप्चर कर गए और इस जगह पे ब्लड एकुमुलेट कर गए, जमा हो गए, तो काफी यहाँ पे सूजन हो जाएगा और कलर चेंज होगा। पहले रेडिश कलर होगा, बाद में जैसे जैसे ब्लड क्लॉट करता जाएगा ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट, ब्लूइश या ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता जाएगा। तो एक्यूमुलेशंस ऑफ ब्लड इनसाइड द टिश्यू, जबकि स्किन फटता तो ये बाहर निकल जाता है, लेकिन स्किन तो रैप्चर नहीं हुआ, ये तो क्लोज वुंड है। तो स्किन के अंदर में या सॉफ्ट टिश्यू जो डैमेज हुआ वहां पर ब्लड एक्यूमुलेट कर गया, इस तरह के वुंड्स को हम लोग हेमेटोमा वुंड्स के नाम से जानते हैं। ये तब फैटल होगा जब ब्रेन से सेरेब्रल आर्टरी डैमेज हो जाता है या गिर गया, माथा के बल गिर गया, चोट लगी और इनसाइड में क्लोज वुंड हो गया और हेमेटोमा डेवलप कर गया, ये फैटल हो जाएगा, जानलेवा साबित हो जाएगा। सेकेंड बात आता है क्रश इंजुरी। क्रश इंजुरी का मतलब होता है ये तब होगा फोर्सफुल इंजुरी, फोर्सफुल वो भी एक्सट्रीम फोर्स, एक्सट्रीम फोर्स से कहीं पर जनरेट किया गया है टिश्यू में, और उसके वजह से जो रैप्चर करेगा वो मसल्स होगा, वो टर्न कर जाएगा, फट जाएगा बहुत बुरी तरह से। जबकि यहाँ पर एक लोकलाइज इंजुरी है, लेकिन टर्न करेगा ना तो बहुत बड़े एरिया में वो टर्न करेगा, फट जाएगा। और चूंकि स्किन रैप्चर नहीं किया इसलिए ऊंट तो ब्लड तो वहां बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन बहुत बड़े पोर्शंस में ये ब्लड और टर्न सरफेस फैल जाएगा। तो इस जंग के इंजुरी को क्रश इंजुरी, क्रश का मतलब ही क्या होता है, दबाव बना देना, उसको क्रश कर दिया। क्रश कर दिए का मतलब ही होता है कि उसको रौंद दिया है। तो किसी तरह से रौंदा गया, जैसे क्रशर में हाथ चला जाता है किसी का, तो स्वाभाविक है कि क्रशर में जाने के बाद पूरी जो फोर्स जनरेट किया तो पूरे टिश्यूज को डैमेज कर देगा। अगर ये घाव बाहर से निकल गया तो ओपन वुंड हो गया, लेकिन खींच लिया जाता है तो ओपन वुंड नहीं हो गया, क्लोज वुंड हो गया, लेकिन इतना दबाव दिया गया ना तो जो इंजुरी हुआ वो क्रश इंजुरी, प्रेशर के साथ जो इंजुरी हुआ। अब तो क्लियर है? हो गया क्लियर। डायग्नोसिस पर आ जाता है। जानेंगे कैसे कि ये वुंड्स है। फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंजुरी। पहला तो डायग्नोसिस का वही है, पेशेंट खुद बता पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसके साथ जो अटेंडेंट है वो बताएंगे कि इंजुरी हुआ कैसे, हिस्ट्री क्या है, गिर गया था, चोट लग गया था, चाकू लग गया, रेजर से कट गया, ईटा से चोट लग गया, क्रशर में हाथ चला गया, इस ढंग की इंजुरी वो बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे, ऐसा इतिहास रहा। अगर ये नहीं बता रहे हैं तो बोले इसको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम था,
उससे भी बहुत कुछ पता चलता है। तो कोई ना कोई हिस्ट्री जो है वो इंजुरी की दिशा में इंडिकेट करेगा कि इसकी वजह से इंजुरी हुई है। सेकेंड बोलते हैं कि लोकल ऑब्जर्वेशन। लोकल ऑब्जर्वेशन का मतलब कि ये बताया पेशेंट या अटेंडेंट कि यहाँ पे इस ढंग का इतिहास इसका रहा है, यहाँ पे चोट लगे थे या गिर गया था, ये इतिहास है इसका। और आप लोकल ऑब्जर्वेशन करेंगे। लोकल ऑब्जर्वेशन में तो फर्स्ट क्लोज एंड ओपन वुंड, घाव खुला है या घाव खुला नहीं है उसके आधार पर हो जाएगा। सेकेंड, इसने हिस्ट्री बता दिया है कि बांस से चोट लगे थे या तलवार से चोट लगे थे, तो शार्प इंजुरी है या ब्लंट इंजुरी है ये क्लियर हो जाएगा। और ऑब्जर्व करेंगे, जब लोकल एरिया को आप पाल्पेट करेंगे, जब हाथ से पाल्पेट करेंगे, टच करेंगे, तो स्पाज्म का कंडीशन है, टेंडरनेस का कंडीशन है, रेडनेस है, लोकलाइज रेडनेस है या येलोइश कलर में है, पीला हो गया है, तो इसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि इन्फेक्टेड, अगर पीला हो गया है तो स्वाभाविक है इन्फेक्टेड वुंड है। अगर इन्फेक्शन पस के साथ में बहुत डीप गहरा होता जा रहा है, इट मीन्स की कोलोनाइज वुंड का हिस्ट्री आपके सामने आ रहा है, तो हिस्ट्री एंड लोकल ऑब्जर्वेशन दोनों को आपस में कोरिलेट कर देते हैं। इसने जो बोला और आपने जो देखा, और दोनों कोरिलेट करने के आधार पे हम डायग्नोसिस की तरफ इसका वेटर्स डिसीजन ले पाते हैं। ये दो मेथड है, या तो हिस्ट्री लेते हैं या लोकल ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। लेकिन इंटरनल इंजरी जैसे ब्रेन में इंजरी हो गई है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से आप यही कर सकते हैं ना, बेवनिस्की साइंस या हैंकी क्लोनस टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन है या लोअर मोटर, मतलब कमर पेरिफेरल नर्व का इंजरी है या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, लेकिन उससे पता नहीं चलेगा। तो वहां पे हमारे पास है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में या प्लेन एक्सरे, प्लेन एक्सरे से नहीं पता चलता है तो सीटी स्कैन, और सीटी स्कैन से भी आप परफेक्ट डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं तो एमआरआई करवा लेते हैं। लोग ये हाथ पैर के लिए ज्यादा नहीं किया जाता है, ये तब कर देते हैं जो हिडन पार्ट है, जहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे स्कल में इंजुरी हो, ब्रेन में इंजुरी हो गया, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजुरी हो गई है, हार्ट के पास इंजुरी होगी, तो यहाँ तक हम ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ नहीं समझ पाएंगे। तब या तो प्लेन एक्सरे करा लेंगे, प्लेन एक्सरे में बोन का इंजुरी है तो पता चलेगा कि यहाँ पर इंजुरी का लेवल क्या है, या फिर सीटी स्कैन करा लेंगे तो सीटी स्कैन में टिश्यूज का कहाँ पे इंजुरी है और कितना बड़ा लीजन है वो इंडिकेट कर देगा। और उससे भी ज्यादा डायग्नोसिस परफेक्टनेस की ओर बढ़ेंगे तो एमआरआई करा लेंगे। तो एमआरआई में किस ब्लड वेसल्स में हुआ, किस नर्व पे इसका कंप्रेशन है, और इंजुरी का लेवल कितना दूर तक एक्सटेंड किया हुआ, ये सब कुछ एमआरआई में क्लियर हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये एमआरआई काफी महंगा है और इसमें कई चीज देखना पड़ता है, सीटी स्कैन भी में कई चीज देखना पड़ता है, तो ये तभी करेंगे जब हमें लगेगा कि हम जनरल ऑब्जर्वेशंस, लोकल ऑब्जर्वेशंस एंड हिस्ट्री के आधार पर डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच पा रहा है, या डायग्नोसिस तक पहुंच गए हैं और हमें देखना है कि ट्रीटमेंट में कहीं कोई चूक ना हो जाए जिससे कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट के सामने ना जाए, तब ये तीनों सीटी स्कैन या एमआरआई का हम ऑप्शंस रखेंगे। अदरवाइज हिस्ट्री, लोकल ऑब्जर्वेशंस और पेरिफेरल्स और पार्ट है तो प्लेन एक्सरे से भी काम चल जाता है। अब उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात है कि कई तरह का इंजुरी या कई तरह का वुंड हमारे सामने आ गया और सबको एक ही तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसको हम हील करा पाएंगे। तो एक लाइन लिखेंगे कि इट्स डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंशन ऑफ लीजन
severity, type of wound, एज, कई फैक्टर्स को ध्यान में रख के उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स तैयार होता है। ये इतनी बातों पर निर्भर करेगा कि हम ट्रीटमेंट क्या देंगे। पहला आता है एक्सटेंशन ऑफ लीजन। एक्सटेंशन ऑफ लीजन का मतलब कि वो जो वुंड है, जो इंजरी प्लेस है, कितना दूर तक और कितना गहरा है, किस चीज से इंजरी हुआ है, कितना दूर तक है और कितना गहरा है, डेप्थ उसका कितना है, ये पहले हम ऑब्जर्व कर लेंगे। सेकेंड सिविरिटी। सिविरिटी का मतलब ये कितना घातक है, ये कितना डीप और कितना बड़ा वुंड है, उसकी सिविरिटी। एंड देन टाइप ऑफ वुंड। टाइप्स ऑफ वुंड में वो किस तरह का वुंड है, क्लीन वुंड है, इन्फेक्टेड वुंड है, कॉन्टामिनेटेड वुंड है, ओपन वुंड है, क्लोज वुंड है, उसके आधार पर डिसीजन करेंगे क्या करना है। एंड उसका एज, एजिंग फैक्टर किस एज में है, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस हर एज में डिफरेंट होता चला जाएगा। चाइल्ड में हीलिंग फास्ट है, एडल्ट में उससे कम है, और एडवांस एज में एडल्ट के अपेक्षा कम है, और ओल्ड एज में चले जाते हैं जेरिएट्रिक्स में तो और भी स्लो हो जाएगा। तो उसके आधार पर भी डिसाइड करेंगे उस पर पेशेंट का फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस वो किस लेवल, कैसा उसका शारीरिक संरचना है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, वीक है, उसका बॉडी वेट क्या है, उसके आधार पर डिसाइड करना होता है कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स उसका कैसा रहेगा। यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, और ट्रीटमेंट कल हम आगे बात करेंगे, और ट्रीटमेंट में क्या क्या देते हैं बता के फिर इसको पूरा लिखा देंगे। कल फिर 3 बजे मुलाकात होती है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक?